इनफ इज इनफ। अब अफगान रेफ्यूजीज को वापस जाना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको इज्जत से निकाल देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बलूचिस्तान के लोग वो अब धक्के देकर बेइज्जत करके इन रेफ्यूजीज को बाहर निकालेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे, चीफ जस्टिस साहब ने उनको मुस्तरद कर दिया। 15 पॉइंट थे, 2 उन्होंने ड्रॉप किए, आज 13 रह गए। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आज बलूचिस्तान के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे, जहां पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से अहम बयानात हैं। होम मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के हैं वो भी कह रहे हैं कि इनको वापस जाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर मसला शुरू हुआ था जब एबटाबाद रेड हुई, तो उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि जो NDS अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी खाद की जगह पर जो उन्होंने इदारा अपना बनाया, वो पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन के भेस में बंदे भेजता रहा, जिस पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करते रहे। और एबटाबाद रेड तक उनके बंदे जो थे, इंटेलिजेंस नेटवर्क था पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर ऑपरेट करता रहा। मुल्ला मंसूर के ऊपर जो हमला हुआ वो ड्रोन हमला है, रॉकेट अटैक है, हेलीकॉप्टर्स आए हैं। मेरे पास उसकी अभी तक तस्दीक नहीं है, लेकिन हम उसे ड्रोन हमला ही कहते हैं अभी, क्योंकि सारों ने अभी, अमेरिका ने भी उसे ड्रोन अटैक ही कहा है। उसके मुतल्लिक़ खबरें ये हैं, आज भी ब्लूमबर्ग ने भी खबर शाया की कि वो ईरान और UAE अक्सर ट्रैवल करते थे। अभी भी ईरान से वो वापसी पे पाकिस्तान दाखिल हुआ, वहीं पे उसको फॉलो किया गया और उसको चागी के मुकाम के ऊपर ड्रोन का निशाना बना के मारा गया। लेकिन पूरी गाड़ी जल गई, बियॉन्ड रिकग्निशन बॉडीज़ जल गई, लेकिन उसके ID कार्ड्स और पासपोर्ट की कॉपी सही सलामत एक जगह पे साथ ही पड़ी हुई गाड़ी जहां आग से झुलस के ख़त्म हो चुकी थी, लोहे के टुकड़े टुकड़े उसके हो गए थे, वो सारा कुछ महफूज रहा। और उसकी आम तौर पे हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका तासुर ये है कि वो या तो किसी ने ऑन ग्राउंड उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है और उसके बाद वो चीज़ें, वो दस्तावेज़ात वहाँ गिराई गई हैं, या कुछ लोगों का शुबा यह है कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर या ड्रोन के ज़रिए, ड्रोन भी ये काम कर सकता है और हेलीकॉप्टर्स भी कर सकते हैं कि वहाँ पर आकर ऑन लोकेशन गिराई गई। उसके ऊपर आज आर्मी चीफ़ का बयान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड है। आर्मी चीफ़ भी कहते हैं कि जो दुश्मनों के इज़ाम हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाएंगे मिलकर। और मिलने से मुराद ये है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फ़ौज, तीनों मिलकर ये जो दुश्मन मुल्क के इज़ाम है उसको नाकाम बनाने के लिए सर जोड़ेंगे। सवाल इससे कुछ आगे चला जाएगा इस मामले में, जब एबटाबाद रेड हुई उसके बाद एक्ट क्यों नहीं किया गया? अभी CNICs का इशू सामने आया है कि पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में CNICs चले गए। इसके ऊपर एक ISI का लेटर था वज़ारत दाखिला को लिखा गया और उसमें ये बताया गया था कि नादरा के अंदर कुछ ऑफिशियल्स हैं पैसे लेकर अफ़गानों के, और ये जो TTP और अलकायदा के लोग हैं इनके कागजात बना रहे हैं। एक बहुत बड़े नोन जो टेररिस्ट था उसका नाम था अदनान शिकरी अल जुम्मा, या अदनान अल शिकरी जुम्मा उसका नाम था। कहा जाता है उसामा के बाद सबसे बड़ा जो नोन था टेररिस्ट जो पाकिस्तानी इलाकों में मारा गया यही। इसके पास कहा जाता है कि पाकिस्तान का CNIC सफरी दस्तावेज़ात मौजूद थे। इसी तरीके से तैयब आगा जो ये कतर वाला ग्रुप है पूरा, उसके भाइयों और उसकी फैमिलीज़ के पास, सारों के पास सफरी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें अगर मालूम थी तो इसके ऊपर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ना कवर अप होना चाहिए था, ना कुछ छुपाना चाहिए था, लेकिन हमने उतना मौसर काम किया नहीं, जिसकी वजह से दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये एक हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का, और दूसरा होगा पनामा पेपर्स के हवाले से जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका इजलास, उसमें क्या चीज़ें तय पाई। कहा जाता है कि मियाँ साहब की जगह पे अब रिस्पोंडेंट लिखा जाएगा, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक था, नाम जहां आता था स्पेसिफिक तो अभी भी शायद उतना ही रहे, लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम आता था उसके ऊपर नून लीग वाले खफा होते थे। तो अब शायद PM नवाज शरीफ की जगह रिस्पोंडेंट कह के उसके ऊपर इतफाक़ राय हो जाएगा। लेकिन एक बुनियादी जो मुतालबा था अपोजिशन का, उसके ऊपर अपोजिशन अभी भी कायम है, और वो मुतालबा ये है कि तहकीकात का जब भी आगाज़ होगा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली से आगाज़ होगा। ये हमारा ओवरऑल आज के प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट है। इस्लामाबाद स्टूडियो हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, फॉर्मर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन और पुराने पार्लियामेंटेरियंस कह के, और वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स, उससे इनका ताल्लुक है। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स, बिल्कुल जी, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स, और सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा असद उमर साहब PTI से हमें ज्वाइन करेंगे, और लाहौर से राना सनौला साहब वज़ीर कानून पंजाब हमारे साथ शामिल है। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आपसे आगाज़ करता हूँ सईद गनी साहब, आप फरमाइएगा, आज पीपल्स पार्टी ये इस इशू के ऊपर बड़ा वोकल रही है, पनामा पेपर्स के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, यहीं से इसी नुक्ते से आगाज़ करते हैं। क्या चीज़ें तय पाई इसके ऊपर आज? अभी तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ें तय पाई हैं जिस पर आप कहें कि कोई बहुत अच्छा नतीजा से आप अखज़ कर सकें, लेकिन कम से कम आगे बढ़ते हुए महसूस ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें कि जब ये इजलास होते हैं
तो मेरी ज़ाती राय में MQ गवर्नमेंट के ऊपर एक थोड़ा सा दबाव इस तरह से रहता है कि गवर्नमेंट के जो TORs थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजे और उनके जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट का ख़त आया है, तो एटलीस्ट जो कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने शो किए थे, जो तजावीज़ उन्होंने दी थी, वो हुकूमत को शामिल करना पड़ेंगी उसके अंदर। और वो हुकूमत जो अपोजिशन के TORs थे उनके अंदर किसी न किसी तरह से वो चीज़ें मौजूद हैं जिनका इशारा। बुनियादी जो सवाल था कि 56 के कानून को जवाज़ बनाया था तहकीकात के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि ये तो काफ़ी है ही नहीं, बुनियादी काफ़ी नहीं। अपोजिशन नया कानून पहले तजवीज़ कर रही थी। अब क्या हुकूमती अरकान ने इस पर इतफाक़ किया है कि नया लॉ इनेक्ट करना, ये तो बुनियाद होगा ना आपका आगे बढ़ने के लिए? मेरा कहना इस पर इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि मैं उस आज की मीटिंग में मौजूद नहीं था। मैं ये एग्जैक्टली ये सवाल तो नहीं पूछ सका जो वहाँ शरीक थे, लेकिन मेरी बात ज़रूर हुई है चंद मेंबर से जो उस मीटिंग में मौजूद थे। कुछ आप समझ सकते हैं कि कुछ कदम आगे ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन अभी भी ये कहना कि शायद इस पर कोई इतफाक़ करे बड़ी आसानी से हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि आसानी से होगा। इस पर थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। सफदर अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी, MQM भी साथ इत्तेहादी है। पनामा पेपर्स के ऊपर ग्रुपिंग्स चेंज हो गई, क्या देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कोई रिवाइवल होती नज़र आती है आप? देखिए जी, ये ऑपोजिशन यकीनन गठित हुई है, लेकिन अब भी नज़र ये आ रहा है कि काफ़ी तफरीक है यानी सोच के हवाले से। और अभी से ही अगर आप सही तरह देख रहे हैं तो इमरान खान साहब को इतने ज़्यादा खुश नहीं है सारी अपोजिशन की जो भी मनूवरिंग हुई है या जो भी मामला जिस तरह चले हैं। उसकी बुनियाद ये कि मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर आई थिंक अपोजिशन ने जिस दिन इस्तीफ़े की डिमांड से विड्रॉ किया, उन्होंने आई थिंक मियां नवाज साहब को दिन बेल आउट कर दिया था ऑलरेडी। बेल आउट कर दिया था उसने। अब TORs हैं, ये चलते रहेगा मामला। कमीशन है, आई डोंट थिंक कि कमीशन एट द एंड ऑफ द डे कोई इतनी बड़ी सोल्यूशन दे सकेगा। अगर ये TOR से पहली बात तो एग्री कर लें, क्योंकि अगर एग्री करते हैं तो फिर किसी साइड को बहुत ज़्यादा जो है ना देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा अगर ये एग्री भी करते हैं। और उसके बाद भी अगर कमीशन बनता है तो आई डोंट थिंक सो कमीशन को इतनी ख़ास डिलीवर इनको कर चुकेगा। आप सफदर बस अब आसिफ जरदारी साहब की सियासत के बड़े सख्त नाक़िद हैं। आप कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2 मौके या 3 मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN की मियाँ साहब की हुकूमत को बेल आउट करवाया। एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ की वो पेशी वाला मामला था तो जरदारी साहब खुद पेश हो गए। एक दफ़ा फ़ौज से बड़ा तनाव चल रहा था इस धरने के दिनों में, उस वक्त पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग के अंदर मेजर रोल अदा किया उन्होंने। अब ऐसा मौका है कि पीपल्स पार्टी उधर भी जा सकती है, दूसरी तरफ भी जा सकती है। देखिए ये डायकोटमी है ना। अब मसला है कि डायकोटमी में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब डायकोटमी में ये बिलावल साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कहलवा रहे हैं कि जो इस्तीफ़ा दे और ख़ुद जो है ना वो TORs पे बैठ के एग्री कर लेते हैं। तो इशू ये कि इससे जो है ना एक जो डायकोटमी पार्टी में क्रिएट हो रही है, तो इनका जो वाहिद होप है बिलावल साहब की सूरत में वो डैमेज हो रहा है। और ऑलरेडी जो है ना मैं समझता हूँ कि जैसे पहले उनको लॉन्च करके फिर उनको विड्रॉ किया गया, ये कह के कि जी अभी मैच्योर हैं, अभी इनको टाइम लगेगा, और फिर अब ये कि उनसे एक स्टैंड दिलवाते हैं और यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड ले लेते हैं। और बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक मुका है, उसमें सिर्फ ये है कि PTI के बहुत से लोग जो है इसके अंदर शामिल हैं। सिर्फ खान साहब जो है ना थोड़े से अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन खान साहब खुद इतने ज़्यादा फंस गए हैं और इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उसी तरह जो है फैसले नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है जरदारी साहब बेल आउट करेंगे या इस दफ़ा अपोजिशन बन जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा अभी इस वक्त कि वो क्या इनको बेल आउट करते हैं या नहीं करते। उनके अपने मुफादात हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उनके अपने सिंध में मुफादात हैं। वो नहीं चाहते कि सिंध के अंदर जो लोग उनके फंसे हुए हैं उनको किस तरह वो वहाँ से रिट्रीव करें, क्योंकि बहुत से बयान आ चुके हैं, कुछ सामने आ गए हैं, कुछ पीछे भी छुपे हुए हैं, और बहुत से लोग इनके ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं जरदारी साहब को अगर वो कैप्टिव रहते हैं। तो मैं समझता हूँ बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि जी एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसी ताकत हो जो उनको वहाँ से सिंध के अंदर से डिलीवरी करे, तो जो भी ताकत उनको डिलीवर करेगी उसके साथ चले जाएंगे। तो अपनी ऑप्शन खुली रखी हुई हैं मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने ऑप्शन अपनी खुली रखी है। लाहौर चलते हैं राना साहब के पास। राना साहब आप फरमाइएगा, नया कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बनाएं जो मौसर हो, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। ओपन एंडेड एजेंडा है और 56 का कानून इतनी ताकत नहीं रखता कि हम किसी को सजा दे पाएँ और लिस्ट बनाकर फहरिस्त बनाकर दें कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। बड़े वाज़ेह किस्म का खत था सुप्रीम कोर्ट का, क्या नया कानून बनाएंगे आप? ये बड़ी खुशायद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक वाज़ेह ख़त जो है वो लिखा है, और उन्होंने इस बात का भी जो है वो एहसास किया है कि अगर कोई कमीशन बनने के बाद अगर वो कंक्लूसिव नहीं होगा तो उससे अदालत उज़्मा की इज़्ज़त के ऊपर जो है वो फ़र्क आएगा। मैं समझता हूँ कि अगर इसी किस्म का ख़्याल जो है वो जब मशरक़ी पाकिस्तान
का जो वाक़या हुआ था, बल्कि सानिया हुआ था, उसके ऊपर अगर ये ख्याल आ जाता तो शायद मैं समझता हूँ कि हमारी इज़्ज़त जो है वो उस वक्त से ही जो है वो बहार रहती और अब तक हम काफ़ी बाइज़्ज़त हो चुके होते। फिर ये ख्याल जो है, ये जब एबटाबाद का वाक़या हुआ था जिसमें उसामा बिन लादेन जो है वो मारे गए थे, वो जो उस पर कमीशन बना था, तो वो भी 1956 के इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक ही बना था। और इसी तरह से बाद में अहमद मीर साहब का कमीशन है, शहजाद सलीम का जो है वो सहाफ़ी जो शहीद हुए थे उनका कमीशन है। तो बहरहाल अगर इतने बड़े वाक़यात राना साहब, ये जितने कमीशन आप गिनवाएंगे इनमें से ना किसी की फाइंडिंग्स जो थी वो रिपोर्ट जो है ना उसको पब्लिश किया हुकूमत पाकिस्तान ने। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पब्लिक उस वक्त किया गया जब ये इंडिया में छप गई थी, लीक हो गई थी। उसके बाद मजबूरन चाहते ना चाहते एक हिस्सा हमने भी छाप दिया। एबटाबाद रेड की रिपोर्ट आज तक आपके सामने नहीं आ पाई, जिसमें बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। मैं तो मलिक साहब ये बात कर रहा हूँ कि इज़्ज़त की बहाली जो है ना, ये इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, ये तो फिर पूरी की पूरी होती है ना। तो इज़्ज़त बहाल बिल्कुल होनी चाहिए और ये कमीशन की रिपोर्ट जो है ये भी सामने आनी चाहिए। और आइंदा जो कानून बने तो उसके तहत जो है वो ये जो माजी की रिपोर्ट्स हैं इनका भी कुछ ना कुछ जो है मेरा ख्याल है कि उस कानून में जो है वो इस बात का भी जो है वो लिहाज रखा जाना चाहिए। सर, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, मैं तो आपको वेलकम करूंगा, लेकिन ये फैसला आप ही ने करना है राना साहब। आपकी हुकूमत है, आप चाहें तो एबटाबाद रिपोर्ट पब्लिक कर दें एग्जेक्टिव में, आप चाहें तो नए कानून के अंदर प्रोविजन डाल दें। बहरहाल ये फैसला तो जो है वो जो कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, रिपोर्ट्स जिनके पास पड़ी हैं, ये फ़ैसला तो उन्होंने भी करना है कि उन रिपोर्ट्स को जो अगर जो है वो पब्लिक कर देंगे या भिजवा देंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट्स, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक कमीशन से जो है वो हुकूमत को या जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है लॉ का उसको सबमिट ही नहीं हुई। जहाँ तक इस इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बात है जो अब बनने जा रहा है, वो नए कानून के तहत बने या पुराने कानून के तहत बने, मैं मलिक साहब इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो पनामा का मामला है इसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके मतलब तो मैं शुरू से ये बात कहता भी रहा हूँ और मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे इस कमीशन की इंक्वायरी जहाँ तक भी जो है वो चली जाए। इसकी मॉरल वैल्यूज़ थी और इसकी जो है वो पॉलिटिकल जो है इसकी वैल्यू थी, इसकी एक कीमत थी। लेकिन वो कीमत जो है वो पहले कोशिश की गई कि वो सारी की सारी कीमत जो है वो बर्दाश्त करे PMLN या मियाँ नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली। लेकिन हुआ ये है कि जिस दिन इमरान खान साहब की अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आई है ना, यानी 50% तो फ़र्क उस दिन पड़ गया था जिस दिन अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के बेटों की ऑफशोर कंपनी निकली थी। लेकिन जिस दिन उनकी अपनी कंपनी निकली है ना, उसके बाद इसका कोई अब पॉलिटिकल और मॉरल इस्पेक्ट और इफ़ेक्ट जो है वो नहीं रहा। अब ये बस बाज़ चीज़ें होती हैं वो तकारीर करने के लिए सियासत में जो है वो रखी जाती हैं और वो चलती रहती हैं। और ये कमीशन भी क्योंकि हमने और काम है कोई नहीं ना, हमें इस बात से कोई गर्ज है कि राना साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान की ऑफशोर कंपनी साबित होने के बाद और जहांगीर तरीन की फैमिली की ऑफशोर कंपनी साबित होने के बाद और अलीम खान की कंपनियां साबित होने के बाद आपका ख्याल ये है कि अब ये पनामा पेपर्स का मामला जो है इसकी वो ताकत वो हैसियत नहीं रह गई या पीछे चला गया, नीचे चला गया? मैं मलिक साहब ये पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं ये असेस कर रहा हूँ कि इसकी अब वो पॉलिटिकल, देखें ना, आवाम में एक बात होती है, लोग एक बात के बारे में सोचते हैं कि यार ये क्या बात है, इसका क्या इम्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल कास्ट होती है। यानी इसके बाद जो है ना, अब आम आदमी से आप भी बात करते होंगे, हम भी बात करते हैं, तो अब इसमें जो है ना वो बात नहीं रही, अब इसकी कोई पॉलिटिकल या कोई मॉरल वैल्यू जो है वो नहीं रही। लोग कहते हैं कि जी देखें जी ये पहले ये कह रहे थे, अब जो है वो ये चीज़ जो है वो निकल आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनियां तो इमरान की भी हैं, ये बात आपकी ठीक है, ये बात अब सामने आ गई है। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे असद उमर साहब से पूछेंगे कि जमात जो है इसके ऊपर क्यों चुप सादे बैठी रही, अगर थी कंपनियां तो बोले क्यों नहीं बताते। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, एक राना साहब ने बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सियासी दबाव था शरीफ फैमिली के ऊपर, लेकिन अब तो खुद इमरान की, जहांगीर तरीन की, अलीम खान की ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं, तो अब उतना दबाव नहीं है। ये राना साहब को और दूसरे जो हमारे मुक्तदर सियासतदान हैं उनको आदत पड़ गई 20-25 साल से। जिंदगी आसान है, आपकी कोई चोरी पकड़ी, आपने कहा तुम भी चोर हो, किस्सा खत्म। दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा, घर गए, उसके बाद तीसरे दिन आपने कह दिया जमहूरियत की खातिर हम चुप रहेंगे, कोई एनआरओ साइन कर लिया, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चोरी तो पकड़ी गई आपकी। यहां पर बिल्कुल कोई चोरी नहीं पकड़ी गई। यहां पर मसला यह हो गया है कि इमरान खान खड़ा होकर कहता है जो टीआर हम कह रहे हैं वजीर आजम पे लगाओ, मुझ पे भी लगाओ। तो राना साहब के ख्याल में अगर कोई चोरी हुई है तो राना साहब को तो ये फौरी तौर पे कबूल कर लेनी चाहिए इमरान खान की दावत। वो कबूल कर क्यों नहीं रहे? वो कबूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चोरी हुई कोई नहीं है। फर्क में बता दो, मोटे मोटे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। इमरान खान ने बाहर से पैसा कमाया, बाहर अपार्टमेंट खरीदा, अपने इलेक्शन के गोशवारों में शामिल किया, मीडिया को दिखाया, नियाजी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की तमाम चीजें जो है वो डिस्क्लोज है। में मनी वाइटनर लिया आपने, सच पूरा सर इधर ही रुक गया। फॉरेन अर्निंग्स जिसके ऊपर डबल टैक्सेशन ट्रीटी हो इंग्लैंड से, उसमें वाइटनर की जरूरत क्या थी? क्यों किया फिर टैक्स एमनेस्टी में? सर मुझे आप बताएं ना कौन सी टैक्स एमनेस्टी, मुझे ये बता दें टैक्स कौन सा लगता है? टैक्स एमनेस्टी स्कीम में क्यों ऐसा ऐलान किया? मलिक साहब आप तो जानते हैं, आपको पता है। मुझे नहीं पता। मैं सवाल तो सुन ले, क्या पता मैं क्या बोलने वाला हूं आपको पता है कि पिछले 22-23 साल से एक रेमिटेंस इनटू पाकिस्तान इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो टैक्स। तो इमरान खान का तो पैसा बाहर से पाकिस्तान आ रहा था, वो कौन सा टैक्स था? सर मुझे ऐसा सब या तो हो ना कि नहीं ली, देखिए मुझे तो आपको बताना चाहिए कि ली। नहीं, मुझे पहली बात तो मुझे नहीं, सच्ची बात है मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि वो कौन सा टैक्स था जिसको इमरान खान बचा रहा था? ये तो खान साहब भी बता देते हैं। सर आपको जवाब इसका पता है कि 1.5 महीने से आप कह रहे थे कि चोरी का पैसा सारा वहां छुपाया गया। मैं आपको बता दूं, अब मैं फर्क बताया तो ठीक है, मैंने उनका बता दिया। ये पहले दिन मुझसे पॉइंट ब्लैंक, आई थिंक मैं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम, तो उसने कहा ऑफशोर कंपनी क्या जुर्म होता है? मैंने कहा नहीं, ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म नहीं है। पहले दिन का मेरा रिकॉर्ड उठा के, टैक्स चोरी के पैसे से बनाना जुर्म, टैक्स चोरी से, करप्शन से पैसा, फिर आप उसको छुपाते रहें, आप टैक्स रिटर्न्स के अंदर ना दिखाएं, आप उसकी डिक्लेरेशन इलेक्शन के रिटर्न्स के अंदर ना करें। लेकिन जो सबसे अहम बात है, वो सबसे अहम बात नहीं है कि इमरान खान क्या कह रहा है, असद उमर क्या कह रहा है। सबसे अहम बात यह है कौम को हक पहुंचता है कि इस हकीकत का जवाब मिले। अगर इमरान खान गलत है उसको सजा दो, उमर गलत है उसको सजा दे, नवाज शरीफ गलत है तो उसको सजा दे। इस ज़ाब्ता कार पे तो इत्तेफाक है कि नवाज शरीफ और इमरान खान इन दोनों से आगाज होगा तहकीकात। बिल्कुल जी, वो तो ऑफर कर चुके हैं, वो कह रहे वही टीआर लगाएं। सईद गनी साहब ये बैठे हुए काम कर रहे हैं जी, ने पता होगा, दोनों का इकट्ठा शुरू करेंगे। एक मैं आपको बुनियादी चीज, एज ए मेट्रो प्रिंसिपल दोनों का होना चाहिए। बुनियादी चीज बताऊं, हम ये बात शुरू से कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनी बनाना, रजिस्टर कराना, मैं उसको जुर्म नहीं समझता, क्योंकि वो किसी न किसी के मुल्क के कानून में जायज़ है, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उस ऑफशोर कंपनी के जरिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किए, जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वो पैसा किधर से आया और टैक्स डिक्लेयर नहीं है तो फिर जुर्म है। और पीएमएलएन बड़ी कामयाबी से, बड़ी होशियारी से इन तमाम चीज़ों को छोड़ के कहते हैं तुम्हारी भी ऑफशोर, तुम्हारी भी ऑफशोर, तुम्हारी भी ऑफशोर। वो भाई हैं जिस की, हम तो कहते हैं जिस की हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों की हैं, पीटीआई के लोगों की हैं, किसी और हमारे चाहने वाले की हैं, उन सबको रख लो ना साथ आप। मतलब हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। किसने कहा है? क्या ऑपोजिशन की टीआर में लिखा हुआ था कि जी पीपल्स पार्टी का होगा तो उसको नहीं करना, पीटीआई का होगा तो उसको नहीं करना? कहाँ ये लिखा हुआ है? हमने तो लिखा है कि जितने लोग हैं, जिसका नाम है, चाहे वो ऑफशोर उसकी एक्टिव है या डेड है, कुछ भी है, लेकिन उसको शामिल कर लो। इस लड़ाई में 400 लोग हैं सफदर बासी साहब, और किसी एक के खिलाफ भी तहकीकात। एक मिसाल बता दो, जो डॉक्टर साहब ने बात की थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अगर इस्तीफा का मुतालबा किया था, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने जो अपोजिशन की मीटिंग हुई थी उसमें जब वो पीछे हटे थे, जो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसमें ऑन बोर्ड थे, उनको सारा पता था। ये सिर्फ जो एक साथ अगले जलसे में बाग में भी उन्होंने दोबारा कहा, उन्होंने अगले जलसे में बाग में फिर कहा कि मोदी के यारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और फिर उन्होंने इस्तीफा। तो ये आपका भी नारा है, ये आपका भी नारा यही है? मैं तो कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इन दोनों ने, हमारे जो दोस्त हैं अपने पीटीआई के दोस्त और ये अपने हमारे पीपीपी पार्लियामेंटेरियन वाले, इन्होंने जिस दिन विड्रॉ किया इस्तीफे की डिमांड से, उन्होंने नवाज शरीफ को बेल आउट कर दिया। बेल आउट कर दी, मिल गया नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल बेल आउट कर दिया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि इनकी ये डिमांड थी, यही एक नेचुरल डिमांड थी। मैं भी समझता हूँ कि मियाँ साहब, अब मेरा जो अगली बात है वो मियाँ साहब के लिए वो ये कि मियाँ साहब की कैपेसिटी जो है ना, असल में वो इतना फंस चुके हैं इस सारे अमल के अंदर, और इतनी ज़्यादा उन पर प्रेशर है। मैं बिल्कुल बेशक जो किसी पर भी ऑफशोर कंपनी लगा रहे हूँ, लेकिन उनकी अपनी ख़ानदान के हवाले से और उनके अपने बच्चों के हवाले से जो उन पर प्रेशर है,
मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी जो है कमजोर पड़ती जा रही है। तो आपका मुतालबा है कि मियाँ साहब को रिजाइन करना चाहिए? वो इस वजह से करेंगे बिकॉज मैं किसी और का इस वजह से आपका मुतालबा है? बिल्कुल मेरा मुतालबा है कि वो रिजाइन करें, और इस वजह से करें कि ये जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं मियाँ साहब इसमें नहीं डिसीजन ले सकते कोई। आपको मैं मियाँ साहब के कुछ बयान सुनवाता हूँ, फिर राना साहब से उसका जवाब लेते हैं। मैंने ऑफशोर के हवाले से इमरान खान के ऊपर बहुत तनकीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर उन्हें क्लैरिटी के साथ पोजीशन लेनी चाहिए थी अगर वो मिस्टर क्लीन बनना चाहते थे। लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो अपने बयान हैं ऑफशोर के हवाले से, और अपनी फैमिली एसेट्स कैसे दुबई गए, कैसे जद्दा में फैक्ट्री लगी, कैसे लंदन में अपार्टमेंट्स लिए, वो बजाते खुद इतना मज़े के आपको लगेंगे। ज़रा सुनिए, 3-4 बयान हैं, कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा। दिखाइएगा जी। याद रखें कि हमें वहाँ मुल्क से बाहर 7 साल रहना पड़ा। ये कारखाना लगाया जिसके लिए सऊदी बैंकों से कर्ज हासिल किया गया। 1970 तक इत्तेफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था। कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर कमर बांधी और भुट्टो दौर में ही 18 माह के अंदर अंदर 6 नई फैक्ट्रियां कायम कर ली। नेशनलाइजेशन हुई पाकिस्तान में, हमारी फैक्ट्री जो है वो हुकूमत ने हमसे छीन। ऐसे में क्या हमारी तो अपनी जेबें खाली थी, कोई ऐसे हाल में कोई अपना कौन से पैसे को अपना जो है वो बंदा मुल्क से लेके बाहर जा सकता है जब मुल्क के अंदर पैसे ही ना कोई बचा हो। जनाब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बयान हैं, जहां उन्होंने एक जगह पर तो ये कहा कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, सारा कुछ तो कमा लिया गया था। तो वो क्या करते हैं, एक जगह पे वो ये कहते हैं कि भुट्टो दौर में ही उनके वालिद ने 6 नई फैक्ट्रियां कायम कर ली। और फिर एक जगह उन्होंने पार्लियामान के अंदर जो आखिरी खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि जब नेशनलाइजेशन हो गई थी तो उनके वालिद यूएई में चले गए, वहाँ फैक्ट्री सेटअप की, उसको बेचा, फिर जद्दा में फैक्ट्री लगाई और उसमें इतनी बरकत पड़ी कि वो लंदन में अपार्टमेंट भी ले लिए और फिर एक नई सऊदी अरब में फैक्ट्री भी लगा ली। ये कोई एक बयान पहले दूसरे तीसरे बयान से आपस में नहीं मिलता। राना साहब, इसकी क्या वजह है? नहीं, दरअसल बात ये है कि जब आप हर बात को या हर बयान को या उनके हर मौक़िफ़ को जो है वो इस अंदाज से देखेंगे कि उसको आपको नज़र आएगा कि ये फ़लाँ बात से नहीं मिलती, तो आपको इसी तरह से नज़र आएगा। देखें, मामला ये है कि एक कारोबारी आदमी जो होता है, सर आप मिला दें, मैं मान लूँगा, क्रेडिबिलिटी है वो जी, मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ कि एक बिज़नेसमैन की, एक कारोबारी आदमी जो है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे बड़ा उसका सरमाया होता है, जो उसका मार्केट में एतमाद होता है। अगर आपका मार्केट में एतमाद है एज ए बिज़नेसमैन, तो आपके जेब में धेला ना हो, आपको तमाम जो यानी मुजारबा कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, वो आपको लोन आपकी पर्सनल गारंटी पे ऊपर देने को तैयार होते हैं। ये जो 6 फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, ये 6 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बनी हैं। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं थे, सियासत में भी नहीं थे। जो दुबई में बनी है, उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई मिनिस्टर नहीं थे, कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, बल्कि स्टूडेंट थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो इसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। अब ये सारा रिकॉर्ड जो है, ये अब किसी अदालत, किसी कमीशन के सामने पेश होगा ना। वो जब कमीशन बन जाएगा तो उसमें जो वो हर चीज़ जो है वो पेश कर दी जाएगी और हर सवाल का जवाब वहाँ पे जो है वो दे दिया जाएगा। अब मामला ये है कि अब सारी बातें जो हैं वो तकरीर की सूरत में जो है वो तो नहीं दी जा सकती। एक बात मेरी सुन लें, असद उमर साहब ने कहा कि जी देखें, ये क्या बात हुई कि जी अगर कोई किसी को कहे कि चोर है तो वो कहता कि नहीं तुम भी चोर हो। देखें, बात ये नहीं है। बात ये है कि किसी चोर को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे को चोर कहे। जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि ऑफशोर कंपनी बनाना ही चोरी है, ये हराम है, ये चोरी का पैसा छुपाने के अलावा और ऑफशोर कंपनी बनाई नहीं जा सकती, उस वक्त पूरी कौम इनसे कह रही थी, हम भी कह रहे थे, सारे कह रहे थे कि जनाब ये कोई जुर्म नहीं है। इसमें अगर जो पैसा गया है, अगर वो पैसा किसी जुर्म के ज़रिए से गया है तो तब ये जुर्म है। ये कहते थे दोनों सिर्फ और सिर्फ दी ओनली पर्पस। आप खुद अपनी निकल आइए, आप कहते हैं जी नहीं ये जुर्म नहीं है, फलां जुर्म नहीं है। अच्छा, ये अपनी निकल नहीं आई। 2012 में वो सारे मीडिया के सामने वो पेपर्स प्रेजेंट कर चुके हैं, बट उसको बात को छोड़ते जैसे हमने पहले कहा, हुकूमत का नहीं छोड़ते क्यों है ये छोड़े ना। आप सुन लेना, जवाब सुन ले सर जी। कहाँ आपने कहा था कि ऑफशोर कंपनी जो है वो, जवाब आपके पास है ही नहीं असद उमर साहब। आप जवाब आप किस चीज का जवाब नहीं है सर? किस चीज का जवाब नहीं है आपके पास? इस बात का जवाब नहीं है
कि आप ये कहते थे कि ऑफशोर कंपनी बनाना जो है ये जुर्म है, ये चोरी है जी, सुन लिया ये ना, टैक्स चोरी करने वाली बात है। सर मैं अब जब आपके लोगों की निकली है तो आप कहें कि आप चोर हैं। सुन लो ना जवाब, आप जवाब सुन लो ना सर। ये तहरीक इंसाफ में दरबारी नहीं जी, होते। तहरीक इंसाफ में लोग आजाद ख्याल के होते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के पहले भी कहा था, मैंने काशुबाजी के प्रोग्राम में पहले कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर इमरान खान भी ये कहते हैं कि ऑफशोर कंपनी सारी गलत होती है तो इमरान खान गलत कहते हैं। ये तहरीक इंसाफ में दरबारी नहीं होते सर। जो बात सही होती है वो नहीं, इमरान खान ने कहा है असल बात के ऊपर कहते नहीं है। सुन लो ना, आप सुन यार राणा साहब, सुन लेना। इमरान खान गलत है सर मैंने तो अभी बोल दिया आपके सामने। आप में हिम्मत है कि बोले नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। सारी कौम के सामने 3 बयान दिखा दिए नदीम मलिक ने, झूठ बोलते हुए पकड़े गए। उनका कोई नवाज शरीफ का बयान अपना एक बयान से नहीं मिलता। नवाज शरीफ के खानदान के किसी शख्स का बयान दूसरे खानदान के शख्स से नहीं मिलता। इसकी क्या वजह? ठीक है, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, झूठ के पांव कोई नहीं होते। हर दफा जो आते हैं पिछली दफा का भूल जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, देखे हम उनके वालिद साहब को मिल जाएंगे जब आपको सबूत पेश करेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन वजीर आजम साहब खुद जो उसको ला चुके हैं, अपने वालिद की कहानी उन्होंने खामखई में खोल दी, अपने तक बात रहने देते। राना सनाउल्लाह पता नहीं कौन आपने एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज भी दिया। बिल्कुल सर। आपका ख्याल है कि उन्होंने मियां साहब ने अपने वालिद के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया? सर मैं बिल्कुल कायम हूं, क्योंकि राना मुबशर कह रहा हूं, मुबशर हसन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 70s के, उनसे कंफर्म कर लिया मीडिया ने कि जी आपसे कोई इजाजत लेके गए थे कैपिटल कंट्रोल से। उस वक्त फ्री नहीं था कि जितना पैसे ले जाए। उन्होंने कहा कोई हमसे अप्रूवल नहीं ली। तो अगर मियां साहब ये कह रहे हैं कि उनके वालिद साहब जो है $9 मिलियन की उन्होंने मिल लगा दी थी दुबई में, तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की क्योंकि कोई लीगल तरीका मौजूद नहीं था। अब आ जाए, लेकिन मैं उनके वालिद साहब को नहीं घसीटना चाहता। जो ये बात कर रहे हैं अभी कंपनी बनाने की कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, सर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड पे रह चुका हूं। पता नहीं अल्लाह जाने किसने राना सनाउल्लाह को यह बता दिया है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो तो बगैर कोलैटरल के आपको पैसा, पाकिस्तान का कानून इजाजत ही नहीं देता। 50,000 या 2 लाख ऐसी कोई लिमिट है। उससे ज्यादा अगर आपने कर्जा लेना हो तो कोलैटरल चाहिए होता है। वो आपका पर्सनल हो सकता है, आप घर गिरवी लगा दें, आप अपनी कोई फैक्ट्री गिरवी रखवा दें, आप जमीन गिरवी रखवा दें, बगैर कोलैटरल के, बगैर असासा हुए बैंक लोन नहीं दे सकते। सईद गनी साहब, ये पैसे के ऊपर बहुत इशू है जी। यूएई के ऊपर भी खबरें कुछ दिन पहले आई कि वहाँ से बीसीसीआई का कोई लोन था, उसका भी इशू है। वो आपकी नज़र से वो भी गुजरी होंगी। आपकी हुकूमत के पास बहुत कुछ था, आप लोगों ने तफ्तीश की थी, वो क्या कहानी है? देखिए उस वक्त अगर आपको याद हो, नसीरुल्लाह बाबर साहब थे वजीर दाखिला, बल्कि डॉक्टर साहब भी उस वक्त काफ़ी एक्टिव थे। बहुत सारे खुफिया फाइलें हैं, ये मैंने प्रोग्राम के बाद आज लेनी है इनसे। इन केसेस में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। देखिए नसीरुल्लाह बाबर साहब ऑन रिकॉर्ड थे, उन्होंने जजेस के नाम बताए कि हम ये सारी चीज़ें निकाल के लाते हैं, ये जज इनको रिलीफ दे देता है, हम करें क्या, हम जाएं किधर। तो एक वो पुराना ताल्लुक तो बीसीसीआई लोन की क्या कहानी है आपको मालूम है सफ्तर भाई? मेरे ख्याल में जी जो जितना मुझे याद पड़ता है कि वो जो लगी थी वो बीसीसीआई के पैसों से ही वो मिल लगी थी दुबई। वो गालिबन हसन अब्दी साहब, क्योंकि उस ज़माने में बीसीसीआई का बड़ा एक पोर्टफोलियो हाई था, तो वो बहुत से पाकिस्तानियों को रिलीफ देते थे। कई पाकिस्तानियों को उन्होंने लंदन में रिलीफ दी, कई पाकिस्तानियों को उन्होंने दुबई में रिलीफ दी। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इस मिल लगाने में भी बीसीसीआई का काफ़ी बड़ा हाथ था। ब्रेक ले लें जी सब, मेरे ख्याल में असद साहब मुस्कुरा रहे, खतरनाक बातें हो रही हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर राना साहब से भी जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट राना सनाउल्लाह साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। आप तजवीज़ दीजिए अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कि सियासी निज़ाम जो है उस पर हर्फ भी ना आए और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस भी आगे चले। देखिए अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाना है तो जो अकाउंटेबिलिटी के लाज हैं या जो इदारा है, उस अदारे को मैं समझता हूँ कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। और उन लाज में भी कुछ तब्दीलियाँ ऐसी करने की ज़रूरत है जिससे कि वो अदारा जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है इस निज़ाम को जो है वो आगे बढ़ा सके। क्योंकि कोई हुकूमत जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती। इससे पहले जो हुकूमतें अकाउंटेबिलिटी करती रही हैं वो उस अकाउंटेबिलिटी को आवाम ने तस्लीम नहीं किया। एक ऐसा अदारा जिसके ऊपर सबका एतमाद हो वही अकाउंटेबिलिटी करेगा तो वो एक्सेप्टेबल होगी। बाकी जहाँ तक ये जो है कि ये अब ये कमेटीज़ बनी है, ये TOR बनेंगे, ये इंक्वायरी कमीशन बनेगा, इसमें तो कोई चीज़ जो है वो निकलने वाली है नहीं। क्योंकि अगर ऑफशोर कंपनीज बनाना कोई जुर्म नहीं है,
और जुर्म ये है कि उसमें जो पैसा गया है वो उसको जो है वो ट्रेस करना है कि वो कैसे गया, कहाँ से गया, या उसकी क्या जो है वो उसका सोर्स था। तो ये एक ऐसा अमल है कि जिस अमल को मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन को जो है वो इतना टाइम लगेगा कि ये शायद कम से कम 2018 के इलेक्शन से पहले मुकम्मल ना हो, जो कि अपोजिशन का यानी टारगेट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इससे इनको बेनिफिट मिले। साहब से जोड़ लें ना, ये साहब ये दो बातें होंगी, एक तो नैब लॉ के हवाले से, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर उस पैसे को ढूंढना है तो 2018 तक वो टारगेट हो जाए। इस वक्त जो आवाम के अंदर जो बात करें ना कि वो मानेंगे नहीं अकाउंटेबिलिटी का, वो तो बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन वो बड़ी खतरनाक बात है सियासतदानों के लिए, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं ना ऐसा इदारा हो जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो कि वो एहतसाब ठीक करेगा, तो वो तो इस वक्त लोगों के दिमाग में फौजी है। तो या तो सियासतदान, बिल्कुल आपके दिमाग में भी फौज, ये हकीकत है। इस वक्त लोगों के दिमाग में सियासतदानों पे उनको कोई एतबार नहीं है कि ये खतरनाक बात कर रहे हैं, है ही खतरनाक सिचुएशन। इसीलिए सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए। भी इस मुल्क में 4 मरतबा जो है वो अकाउंटेबिलिटी की किसी ने तस्लीम नहीं की। जहां तक ये दूसरी बात करेंगे जी उनको वो टाइम पूरा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत आसान सी बात है। नैब के कानून के अंदर ऑलरेडी मौजूद है शिक, जो अभी ऑपोजिशन ने टीआर के अंदर पेश की है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाईजान आपके और आपके औलाद के लंदन में नजर आ रहे हैं सासे अरबों रुपए के फ्लैट्स नजर आ रहे हैं, साथ आप इनकम टैक्स डिक्लेयर कर रहे हैं अपने 477 रुपए 3 साल के अंदर, उसी पीरियड में जब फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं। आप हमें अब साबित करके बताएं कि आपने ये पैसा करप्शन के जरिए और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वहां पे नहीं। आपका ख्याल है हुकूमत बात मान लेगी? हुकूमत बात नहीं मानेगी, लेकिन कानून है पाकिस्तान का, नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर अगर नहीं मानेगी, नदीम क्या बोलेगी? पब्लिक ये बोलेगी कि इसका मतलब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, अब छुप रहे हैं और एहतसाब करने को तैयार नहीं। मैं फिर बोलूंगा, अगर सियासतदान यहां पे एहतसाब नहीं करके दिखाएंगे तो लोगों ने किसी और तरफ देखना है, याद रखें। बिल्कुल, ये तो खतरनाक बातें कर रहे हैं, मुझे इनसे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर फौज करेगी काम। बात ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोगों का मिजाज जल्दी चेंज हो जाता है। आप भी इनकी बात से मुतफिक नहीं, मैं मुतफिक नहीं हूँ, इसलिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना। ये जो नैब है ये जनरल परवेज मुशर्रफ की बनाई हुई है ना, जिस पर आज ज्यादा एतमाद है। उन्हीं ने फिर बाद में वो पीपल्स पार्टी के वो बनाए थे, वो पैट्रियट्स वाले, ना पीपल्स पार्टी ने बनाई है ना नून लीग ने बनाई है। तो ये रिवायत हमारे यहाँ पड़ी हुई है पहले माजी में। अगर फौजी आमिर भी आए हैं तो उन्होंने अपने मकासद के लिए, वो कह रहे हैं कि लोग फौज की तरफ देख रहे हैं, आप बात मानते हैं कि इनकार करते हैं? मैं तो कह रहा हूं लोग की तरफ, मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ लोगों के मिजाज बदल जाते हैं जल्दी से। लेकिन एक बात से इसका जवाब दें, क्या लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे? देखिए, लोगों की राय बदल जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर से आप गुरेज कर रहे हैं। गुरेज में नहीं कर रहा हूं, बात ये है कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से बात ये कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो एम्पायर की उंगली की तरफ देख रही है और कोई नहीं देख रहा। राना साहब, थोड़ा बात है, इस वक्त मैं ये कहूँगा कि जो पॉपुलिज्म के जो जितने भी पॉपुलिस्ट इश्यूज है ना, वो मादर के साथ फौज ने ले लिए। सियासतदान, बिल्कुल मैं असद की बात मानता हूँ, तो ये आप उसी में शामिल हैं। असद साहब, स्कूल ऑफ थॉट, आप भी कह रहे हैं कि लोग फौज की तरफ देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं ये हो रहा है, पॉपुलिज्म होना चाहिए नहीं। जो पॉपुलिस्ट स्लोगन्स है ना, वो फौज ने ले लिए हैं, चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, चाहे वो क्यों ले लिए टेररिज्म के, इसी की ये लोगों की प्योरली एग्जीक्यूटिव डोमेन है। आप लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ पहली दफा सियासतदान रेट्रोग्रेसिव नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राना साहब को ये जरूर बात कंसिडर करनी चाहिए कि इस वक्त सियासत का नाम खराब हो रहा है, और वो अगर इस बहस में कौन कर रहा है सियासत का नाम? जनरली सब हम मिलकर कर रहे हैं, हम सब, आप जिम्मेदार, मैं खुद भी सब, मैं तो पूरे सियासत। देखिए ना, इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि जी सियासत खराब हो रही है। आज सियासतदानों के बारे में अवाम की नज़र में जो राय और रवैया है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। जब तक हम इस नेगेटिव परसेप्शन को ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान खराब होगा। काफी नेगेटिव किस्म का यहाँ से आपको फीडबैक इस्लामाबाद से मिला है। ये कहते हैं कि लोगों का ख्याल ये है कि फौज ये काम करेगी, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आम तासुर यही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सियासत को सिर्फ एक लीडर और एक जमात जो है वो ख़राब कर रही है, उसका नाम PTI है और इमरान खान है, और इनका इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है जो ये कर रहे हैं, और इसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस आवाम की ये बात करें उस आवाम में आए ना, ज़रा इनको पता चले। ये सिर्फ आवाम उनको समझते हैं जो इनके जलसों में चले जाते हैं या जो इनके इर्द गिर्द हैं। ये अवाम का फैसला जो है। अभी आपने एक बात एम्पायर की उंगली वाली की थी, धरने के दिनों में इमरान ये बात किया करते थे। आपको लगता है कि PTI फिर मुंतज़िर है दोबारा कि उंगली उठेगी? आपका ख्याल यही है? जी बिल्कुल, PTI मुंतज़िर है। बिल्कुल PTI जो है वो इस मुल्क के निज़ाम के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ और इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़, इस मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश कर रही है।
क्लोजिंग रिमार्क्स दे देंगी सर? आपके ऊपर बहुत साजिश का जल्दी। इल्जाम है। तो तहरीक इंसाफ 2014 में भी किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, किसी आर्मी इंटरवेंशन के खिलाफ थी, आज भी खिलाफ है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इसको जमहूरियत नहीं मानते। पाकिस्तान के अवाम की नजर में सियासतदान जो है वो एक खराब लफ्ज है, और यह सियासी निजाम पाकिस्तान के अवाम को कुछ दे नहीं रहा। जब तक सियासी लोग इस हकीकत को नहीं मानेंगे तो ये जो तलवार आपके सर पे लटक रही है, लटकती रहेगी। ये निजाम आपको ठीक करना चाहिए या फौज को ठीक करना चाहिए? ठीक तो हमें ही करना है, लेकिन आप इस चीज को इस तरह भी देखें कि जिस तरह से आप क्रिटिसाइज सियासतदानों को कर सकते हैं, ना आप जुडिशरी को कर सकते हैं, ना फौज को कर सकते हैं, ना करना चाहिए। तो करें। मैं तो रोज प्रोग्राम में कहता हूं वो जस्टिस फारूक इरफान का नाम आया था, पकड़े। उस अंदाज में नहीं हो सकता है। कुछ आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे सबके ऊपर, और शायद हमारा माहौल भी उसको इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं जुडिशरी को बदनाम नहीं करना, लेकिन जिसने गलत काम किया उसको तो क्वेश्चन करें। मैं इस बात को मानता हूं कि निजाम को ठीक करने की जिम्मेदारी सियासी जमातों की और सियासतदानों की है, और जो खराबियां हैं हमें मिलकर ठीक करनी चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी वो अदा करे। जो असद साहब ने और सफदर बासी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में नेगेटिव परसेप्शन है। वो कहते हैं कि सियासतदानों ने नहीं करना, ये काम फौज कर रही है। पॉपुलर जो सेंटीमेंट है फौज के साथ, इससे इत्तेफाक है। सोसाइटी में तो हो सकता है, सब में तो हम नहीं कर सकते ना। है सोसाइटी के अंदर किसी एक छोटे, वो हमेशा रहता है। क्या इस मुल्क में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं हमेशा कहते हैं कि फौज की वन लाइनर? मेरी नजर में जी बड़े इसकी वाइडर एक परसेप्शन, मैंने को फौज ने करना है, लेकिन जो पॉपुलिज्म के जो नारे हैं वो फौज ने ले लिए हैं। सियासतदान रेट्रोग्रेसिव नजर आ रहे हैं। पहले हमेशा ये होता था कि पॉपुलिज्म के नारे सियासतदानों के पास होते थे, फौज रेट्रोग्रेसिव। मैं प्रोग्राम के एंड में दुआई करूंगा कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे सारे सियासतदानों को कि ये काम खुद से करें, बजाय कि फौज की तरफ कोई देखे। सफदर बासी साहब, सईद गनी साहब, असद उमर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।